हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके हैं। दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है हमारी सिर पर है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। क्लास 10th होगी और दोस्तों कॉमर्स की क्लास होगी। क्लास 10th कॉमर्स होगी, यानी दोस्तों इन वाणिज्य इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th कॉमर्स वाणिज्य की बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 होगा दोस्तों हमारा। चैप्टर नंबर 11 होगा बैंक और दोस्तों बैंक का अर्थ, कार्य, महत्व तथा प्रकार। बैंक का अर्थ, कार्य, महत्व तथा प्रकार। दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों मैं आज अब इसके बारे में बिल्कुल आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों वे क्वेश्चन हैं तो 2012 से लेकर 2022 तक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेकर 2022 तक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों क्या नाम लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं क्योंकि 2012 से लेकर 2020 तक जो बार बार आ रहे हैं दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों अगर आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। टारगेट हमारा दोस्तों एक कॉमर्स का है। तो दोस्तों कॉमर्स का हमारा हो जाएगा 23 फरवरी 2023 को 70 नंबर आपके पक्के। यानी दोस्तों हम 23 फरवरी को हमारा कॉमर्स का पेपर होगा। तो दोस्तों टारगेट 23 फरवरी 2023 70 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक ढंग का बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। यानी दोस्तों आधुनिक ढंग का बैंक यानी दोस्तों यानी कि जो पहले आपसे हजार या 2000 साल पहले जो बैंक होते दोस्तों वो नहीं कह रहा कि आधुनिक ढंग का बैंक, यानी एक तरह से जो बैंक की ढांचा हो यानी वो आधुनिक ढंग का बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों 2014, 16, 17 और 19 पूछा गया। 2014, 16, 17 और 19 पूछा गया है कि आधुनिक ढंग का बैंक सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ। तो सन 1401 में स्पेन के बार्सिलोना नगर में हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, सन 1401 में स्पेन के बार्सिलोना नगर में स्थापित हुआ था आधुनिक ढंग का जो बैंक स्थापित हुआ था। अब दोस्तों चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में इस बैंकों का एक महत्व बताइए। यानी दोस्तों आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी दोस्तों जो हमारी वर्तमान की व्यवस्था चल रही है उसमें बैंकों का क्या महत्व है, यानी बैंकों का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी जो दोस्तों हमारी वर्तमान की स्थिति चल रही है उसमें बैंकों का क्या महत्व है। ये भी दोस्तों 2019, 20 और 22 यानी दोस्तों लगातार 3 साल में पूछा गया दोस्तों, शायद अब भी पूछा जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, बचत की आदत को प्रोत्साहन देना। दोस्तों आप एक बात बताइए, आप अपना बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं वो किस लिए कराते हैं। दोस्तों आपका सीधा सा मकसद होगा कि हम सर पैसा इसलिए बैंक में जमा कराते हैं जिससे जो हमारा पैसा हो दोस्तों वो पैसा बैंक में जुड़ जाए, तो दोस्तों इसका भी यही अर्थ है। ये कह रहा है कि आधुनिक बचत की आदत को प्रोत्साहित देना है। दोस्तों जो हमारी अगर आपके पास पैसा हुआ उसके बहुत सारे डर रहेंगे, चोरी हो जाए दोस्तों, चोरी ना हो दोस्तों। जब हमारे पास पैसा रखा होता है दोस्तों हम उसका कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब दोस्तों एक तरह से बैंक में रहेगा तो दोस्तों हमें उसकी यानी वो हमारा बचा रहेगा। तो ध्यान रखना, बचत की आदत को प्रोत्साहित देना आधुनिक बैंकों का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब दोस्तों देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। आधुनिक बैंक के कोई 3 प्राथमिक कार्य लिखो। यानी दोस्तों जो आधुनिक बैंक है यानी वर्तमान के जो बैंक है आप सभी जानते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया दोस्तों। ये दोस्तों ये जब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, इन बैंकों के क्या कार्य हैं। ये कह रहा है कि आधुनिक समय में आधुनिक बैंक के कोई 3 प्राथमिक कार्य लिखो। दोस्तों 2014, 16, 19 और 22 में पूछा गया। दोस्तों आधुनिक का मतलब है जो वर्तमान में चल रहा है उसमें यानी आप मान लीजिए कि आप दोस्तों बैंक गए तो दोस्तों आप बैंक में क्या क्या करते हो, आपने क्या क्या देखा होगा। सबसे पहले आपको बैंक जो करता है जमा स्वीकार करना, यानी दोस्तों आप जो बैंक में जाकर पैसा जमा करते हो दोस्तों बैंक उसे जमा कर लेता है। तो क्या कह रहा है, जमा स्वीकार करना, जो हम उसे बैंक को पैसे जमा करेंगे वो हमारा पैसा रख लेगा। दूसरा क्या कह रहा है, ऋण देना, यदि दोस्तों आपको लोन चाहिए दोस्तों, आपने इनके से देखा लेकिन कहीं से नहीं लिया, आप डायरेक्ट बैंक चले जाइए आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। तो क्या दूसरा कार्य है, ऋण देना। तो जमा स्वीकार करना, आपने जो पैसे दिए उसे स्वीकार कर लेगा। दूसरा आपको ऋण यानी लोन दे देगा। और तीसरा विनिमय विपत्रों को भुनाना। यानी दोस्तों जो
आपके चेक वगैरह होते हैं उन्हें क्या, उन्हें भुनाना ही बैंक का एक यानी मुख्य कार्य होता है। अब चलते हैं दोस्तों 3 में, जो प्रश्न नंबर 4 में, कार्य प्रणालियों के अनुसार बैंकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कार्य प्रणाली के अनुसार बैंकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये दोस्तों जो बैंक होते हैं, अगर हम उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार देखें कि उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो यानी दोस्तों कौन से बैंक का क्या कार्य है, ये सभी है। जैसे व्यापारिक बैंक हो गए तो व्यापार से संबंधित, यानी ज़्यादा खाते व्यापार से संबंधित हो गए दोस्तों। औद्योगिक बैंक है तो औद्योगिक से संबंधित हो गए, उस तरह से ही है। तो 2018, 19 और 20 में पूछा गया कि कार्य प्रणाली के अनुसार बैंकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी दोस्तों जो बैंकों की कार्य प्रणाली होते हैं उनके अनुसार बैंकों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला तो व्यापारिक बैंक होगा, यानी दोस्तों व्यापारिक बैंक होगा। यानी दोस्तों बैंक का क्या कार्य है, बैंक का क्या कार्य है, तो व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक को पहले नंबर पर दोस्तों। दूसरा कैसे हो सकता है, औद्योगिक बैंक, औद्योगिक बैंक, व्यापारिक बैंक और औद्योगिक बैंक। तीसरा हो सकता है विदेशी विनिमय बैंक, विनिमय। दोस्तों विदेशी विनिमय बैंक का मतलब कैसा, दोस्तों आप गए, मान लीजिए दोस्तों आप इंग्लैंड घूमने गए और दोस्तों आपकी जेब में इंग्लैंड, यानी आपके पास इंग्लैंड के कुछ पैसे बदल गए, यानी अमावस्या आ गई, तो दोस्तों अब उन यानी वो पैसे कैसे चेंज होंगे, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, जो विदेशी विनिमय बैंक होगा उसमें जाकर अपने पैसे वे बदल सकते हो, इंडिया करेंसी से बदल सकते हो। फिर हो गया कृषि बैंक, ये दोस्तों इसमें कृषि से संबंधित सभी कार्य होते हैं। यानी दोस्तों जितने भी कार्य होंगे वे किससे संबंधित होंगे, वे दोस्तों कृषि से संबंधित होंगे। अगला है कि बचत बैंक, यानी दोस्तों आपको बचत बैंक का क्या है, यानी इसमें आपको बचत करनी पड़ेगी, यानी इसमें क्या होगा, आपको इसमें बचत होगी। तो दोस्तों तीसरा, यानी जो चौथा बैंक होगा, पांचवा बैंक होगा, कौन सा होगा, बचत बैंक। यानी एक होता है देसी बैंकर्स और केंद्रीय बैंक, यानी एक तो होगा दोस्तों देसी बैंक्स और एक होगा कौन सा, एक होगा केंद्रीय बैंक। तो दोस्तों एक देसी बैंक होगा, एक होगा केंद्रीय बैंक। चलते हैं दोस्तों, यानी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, वो कह रहा है कि बैंक के दायित्व का क्या अर्थ है, यानी बैंक का क्या दायित्व होता है, उसके बारे में पूछा। तो दोस्तों 2020, 21 और 22 3 साल पूछा गया कि बैंक के दायित्व का क्या अर्थ है, बैंक के दायित्व का क्या अर्थ है, वो उसके बारे में पूछा। तो दोस्तों ध्यान रखना, बैंक के दायित्व से आशय है, यानी बैंक द्वारा अपने ग्राहक के प्रति की जाने वाली विभिन्न सेवाओं अथवा कार्यों से है। ये दोस्तों बैंक का बैंक के ऊपर हमारे यानी जो हम बैंक देवा है, हमें क्या दायित्व है, बैंक के क्या दायित्व है जो हमें करता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि बैंक के दायित्व से आशय है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहक को, यानी बैंक द्वारा अपने ग्राहक, यानी दोस्तों अब अगर आप बैंक के अंदर गए तो आप क्या हुए, आप ग्राहक हुए। तो बैंक द्वारा अपने ग्राहक को के प्रति की जाने वाली, यानी ग्राहक के प्रति की जाने वाली विभिन्न सेवाएं में क्या आ सकता है दोस्तों, विभिन्न सेवाओं में वो आपका पैसा जमा करना आ सकता है, आपका पैसा देना आ सकता है, आपको ऋण देना आ सकता है, यानी आपको जो पैसा देता है वो हो सकता है, जिसे आप दोस्तों आप लोन बोलते हो वो हो जाएगा। दोस्तों विनिमय पत्रों को भुनाना, विनिमय पत्र का मतलब जैसे आपका चेक हो गया उसे भुनाना, ये सब किसके अंदर आएंगे, सब किसके, यानी बैंक के दायित्व, यानी ये बैंक का दायित्व है कि वो अगर हम बैंक में जाते हैं तो ये सभी हमारे कार्य करें। अब कह रहा है कि बैंकों में जमा धन पूंजी है, टिप्पणी करो, यानी दोस्तों जो हमारा बैंक में धन है, जो बैंक में हमारा जमा है, धन पूंजी है या नहीं है, इस पर टिप्पणी करो। यानी दोस्तों जो आपने पैसा जमा कर रखा है बैंक में वो हमारी पूंजी है, टिप्पणी करो, यानी है या नहीं है। तो दोस्तों 2019, 20, 21, 22 4 साल में पूछा गया, 2019, 20, 21 और 22 में पूछा गया। तो दोस्तों मनुष्य अपनी बचतों को बैंक में जमा कर धन एकत्रित करता है, यानी दोस्तों जो आदमी होता है, आपने मान लीजिए दोस्तों आप थोड़े से, यानी आपने पैसा कमाना शुरू करा, दोस्तों आपकी जॉब मिल गई, दोस्तों आपने पहले कमाई 10,000 तो दोस्तों आपकी सैलरी आपको हैंड टू हैंड मिली, आप किसी यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू है, तो दोस्तों आपको 10,000 सैलरी मिली। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, 10,000 सैलरी जिस हिसाब से आपको मिली, तो दोस्तों आप 8 तो अपने पास रख लेंगे खर्चे के लिए और 2 कहाँ कर देंगे, बैंक में जमा। दोस्तों ऐसी 2-2 करके आपने पूरे साल में कितनी कर लेंगे, पूरे साल में आप 24,000 रुपये जमा कर लेंगे, पूरे साल में 24,000 जमा कर लेंगे, 2-2 रुपये महीने जमा कर। तो कह रहा है मनुष्य अपनी बचतों को बैंक में जमा कर धन एकत्रित करता है, कह रहा है ना, मनुष्य अपनी बचत को बैंकों में जमा कर धन इकट्ठा करता है ताकि उसे वह भविष्य में किसी उत्पादन कार्य में पूंजी के रूप में लगा सके, यानी उत्पादन कार्य तथा पूंजी के रूप में लगा सके तथा लाभ अर्जित कर सके, तथा लाभ अर्जित कर सके। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक में जमा धन पूंजी है, बैंक में जमा धन पूंजी है। दोस्तों से एक बार और समझिए, मनुष्य अपनी बचतों को बैंक में जमा कर धन एकत्रित करता है, यानी दोस्तों जो मनुष्य होता है अपनी जो आपके पैसे हैं उसे बैंक में जमा कर क्या अपने, यानी बैंक में जमा करके अपना धन क्या इकट्ठा करता है ताकि उसे वह भविष्य में, यानी जो आपका आने वाला टाइम है उसमें किसी उत्पादन कार्य का मतलब दोस्तों आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, कार्य में लगा सकता है, कार्य में पूंजी के रूप में लगा सकता है। जो अगर वो बैंक में जमा हो रहा है दोस्तों हमारी पूंजी, तो अब हमें कहीं पैसे की जरूरत है दोस्तों, हम उसे अपने भविष्य में उन्हें निकाल के लगा सकते हैं
तथा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार यानी और लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक में जमा धन पूंजी है। और दोस्तों इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैंक में धन है, जमा धन है, वो क्या है, वो हमारी पूंजी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। दोस्तों किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। तो दोस्तों हम किसी ने 2014, 2017, 19 और 21 में पूछा है किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। तो दोस्तों हम किस किस के नाम लिख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है एक्सिस बैंक। कौन सा दोस्तों, सबसे पहले नंबर का हमारा कौन सा, एक्सिस बैंक है। दूसरे नंबर पर IDFC बैंक, IDFC बैंक। अरे दोस्तों मैं निजी बैंक बता रहा हूँ आपको। 2014, 17, 19, 2014, 17, 19 और 21 में पूछा गया कि किन्हीं 4 निजी बैंकों के नाम लिखो। दोस्तों एक्सिस बैंक हो सकता है, IDFC बैंक हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में आप ICICI बैंक लिख सकते हो दोस्तों, ICICI बैंक लिख सकते हो। उसके बाद में HDFC बैंक लिख सकते हो। तो दोस्तों हमारे जो 4 निजी बैंक होते हैं कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, CICICI बैंक, ICICI बैंक हो गया दोस्तों। HDFC बैंक और IDFC बैंक। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारे 4 निजी बैंक, एक्सिस बैंक है, IDFC बैंक है, ICIFI बैंक, CI बैंक है और HDFC बैंक है। अब कह रहा है कि नगद साख का क्या अर्थ है। नगद साख का क्या अर्थ है। नगद साख का मतलब होता है दोस्तों, नगद साख का क्या अर्थ है। तो दोस्तों 2012, 15, 18 और 22 में पूछा गया नगद साख क्या होता है। दोस्तों मैं अब इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। 2012, 15, 18 और 22 में पूछा गया कि नगद साख क्या होता है। नगद साख क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में बैंकों द्वारा, भारत में जो भारत है दोस्तों, भारत में बैंकों द्वारा ऋण देने का यह महत्वपूर्ण ढंग है। यानी जो भारत में जो है ना, जो भारत में बैंकों को जो बैंकों का यह ऋण देने का महत्वपूर्ण ढंग है। दोस्तों अगर आप किसी बैंक से ऋण लेने जाते हो तो दोस्तों वो किसके अनुसार देगा, और नगद साख के अंतर्गत देगा। ढंग है इसमें बैंकों द्वारा यानी नगद साख की सुविधा न केवल खातेधारियों को ही दी जाती है, अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। दोस्तों नगद साख की जो सुविधा है वो केवल उन्हें नहीं मिलती जिनका बैंक में खाता, बल्कि सबको मिलती है। तो दोस्तों यही कह रहा है अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। इसी प्रकार के ऋण लेने के लिए इस प्रकार के ऋण लेने के लिए माल, चल संपत्ति अथवा बिक्री साध्य प्रतिभूतियों की जमानत ली जाती है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा। ऋण लेने के लिए चल संपत्ति, चल का सम्माल, चल संपत्ति यानी दोस्तों जो वर्तमान में यानी जो वर्तमान में आपके पास वैलिड हो संपत्ति अथवा बिक्री साध्य प्रतिभूति यानी जो हम बेच सकें उन यानी प्रतिभूतियों को जमानत ली जाती है। जमानत ली जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना साख क्या होता है। भारत में बैंकों द्वारा ऋण देने का यह महत्वपूर्ण ढंग है। नगद साख की सुविधा न केवल खातेदारियों को दी जाती है, अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती है। इस प्रकार के ऋण लेने के लिए माल, चल संपत्ति अथवा बिक्री साध्य की जमानत ली जाती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। वो कह रहा है कि एक व्यापारिक बैंक में ग्राहक द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में लिखो एवं एक का वर्णन करो। 2016, 17, 19, 20। अब वो क्या कह रहा है एक बार और समझिए। एक व्यापारिक बैंक में दोस्तों जो आपका व्यापारिक बैंक है में ग्राहकों द्वारा, जो दोस्तों ग्राहक होते हैं, ग्राहकों द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में लिखो। दोस्तों आप जो व्यापारिक बैंक में खाते खोलते हो उसके विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में लिखो और वह एक का वर्णन करो। दोस्तों जो एक है उसका वर्णन करो। तो दोस्तों 2016, 17, 19 और 20 में पूछा गया। तो दोस्तों बैंक में खोले जाने वाले खाते यानी दोस्तों हम कौन कौन से बैंक में खाता खोल सकते हैं। जो हमारा एक व्यापारिक बैंक होता है उसमें आप चालू खाता खोल सकते हैं। दोस्तों चालू खाता खोल सकते हैं, बचत बैंक भी खाता खोल सकते हैं। यानी चालू खाता दोस्तों, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, उसके बाद में गृह बचत गोलक खाता, आवर्ती जमा खाता। यानी दोस्तों हम 5 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। कौन सा दोस्तों, चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, गृह बचत गोलक खाता और आवर्ती जमा खाता। दोस्तों इतने प्रकार के हम बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं। तो दोस्तों
मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें, और दोस्तों जो आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारी जो सभी सब्जेक्ट की वीडियो है मैं उनके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चालू खाता। यानी वो कह रहा है कि उसने कहे थे कि व्यापारिक बैंक में विभिन्न खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में लिखो वह एक का वर्णन कर। तो दोस्तों हम किसका चालू खाते का वर्णन करेंगे। यह खाता व्यापारिक अथवा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों जो यह खाता है व्यापारिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इन्हें दिन में कई बार रुपए जमा कराने निकालने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो होता है ना, ये रुपए का सिंबल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह खाता व्यापारियों अथवा व्यावसायिक सेवाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी दोस्तों व्यापारी होते हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इन्हें दिन में कई बार रुपए जमा करने व निकालने की आवश्यकता होती है। इस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता। इस तरह में निश्चित मात्रा में कम जमा होने पर बैंक शुल्क या बैंक चार्ज लेता है। तो दोस्तों अब एक बार देखो क्या कहना चाह रहा। वो कह रहा है कि उसने कही थी कि एक व्यापारिक बैंक में ग्राहक द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न खातों का वर्णन करो और एक प्रकार के खाते के बारे में भी लिखो। तो दोस्तों हम कह रहे हैं चालू खाता खोला जाता है, बचत बैंक खाता खोला जाता है, ग्राम बचत गोलक खोला जाता है और आवर्ती जमा खाता किसमें बैंक में खोला जाता है। इसके बाद हम चालू खाते के बारे में बात करें। दोस्तों यह खाता व्यापारियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों ये जो खाता होता है व्यावसायिक उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नहीं दोस्तों जो व्यापारी होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हें दिन में कई बार रुपये जमा कराने में निकालने की आवश्यकता होती है। दोस्तों उन्हें दिन में कई बार रुपए जो पैसे होते हैं उन्हें जमा करने की आवश्यकता, निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बैंक ब्याज नहीं देता। दोस्तों इस प्रकार का जो खाता होगा, आप चाहे 1 लाख रुपए जमा कर दो, 10 लाख जमा कर दो, इस पर जो बैंक है इस पर बैंक ब्याज नहीं देता। इस तरह में निश्चित मात्रा में कम जमा राशि होने पर, यानी निश्चित मात्रा से कम जमा राशि होने पर बैंक शुल्क या बैंक चार्ज लेता है। क्या तो बैंक शुल्क लेगा, क्या लेगा, बैंक चार्ज लेगा। अब कह रहे हैं कि चालू खाता खोलने की विधि, यानी दोस्तों चालू खाता कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अब देखें, जो व्यक्ति बैंक में चालू खाता खोलना चाहता है, यानी दोस्तों अगर आप बैंक में चालू खाता खोलना चाहते हैं तो उसे एक आवेदन पत्र भरना होता है। उसे क्या, एक आवेदन पत्र भरना होता है जो बैंक से निःशुल्क प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप चालू खाता खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, और दोस्तों जो बैंक से बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है कि जो आवेदक पत्र में निम्नलिखित बातों को उल्लेख करना होता है। दोस्तों जो आवेदन पत्र मिलेगा उसमें हम किन किन बातों को लिख सकते हैं, इसके बारे में बोला उसने। सबसे पहले नंबर पर व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और पूरा पता, यानी सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो व्यक्ति है उसका नाम लिख सकते हैं, उसका व्यवसाय का मतलब वो क्या कार्य कर सकता है, और उसका पूरा पता। तो पहले पे क्या, व्यक्ति का नाम, दूसरे पे व्यवसाय और पूरा पता, तीसरे पे कह रहा है कि व्यक्ति का परिचय कराने वाले पुराने ग्राहक साक्षी के हस्ताक्षर। यानी दोस्तों जो आपको बैंक में लेकर जा रहा है उसका व्यक्ति का परिचय कराने वाले पुराने साक्षी के, ग्राहक या साक्षी के हस्ताक्षर भी होने जरूरी होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर, यानी ये जो क्वेश्चन है अगले पेज पर है तो उस पर चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या, व्यक्ति के हस्ताक्षर बाद दोस्तों उसके दस्तखत। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, व्यक्ति का नाम चाहिएगा, उसका व्यवसाय और पूरा पता। दूसरे पे व्यक्ति का परिचय कराने वाले पुराने ग्राहक के साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। दूसरे में व्यक्ति के खुद के हस्ताक्षर करने होंगे। तीसरे में नमूने के 2 हस्ताक्षर, यानी 2 नमूने के 2 हस्ताक्षर होंगे। यानी जब आप पैसे निकालेंगे तो दोस्तों आपको वही साइन करने पड़ेंगे जो आप यहाँ साइन करोगे। उसके बाद में खाता खोलने वाले व्यक्ति को यह घोषणा करनी होती है, यानी दोस्तों जो खाता खोलने वाले व्यक्ति को घोषणा करनी होती है कि उसने बैंक के नियमों को पढ़कर समझ लिया है और वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा। यानी खाता खोलने वाले व्यक्ति को, दोस्तों जो बैंक में खाता खुलवा रहा है उसे यह घोषणा करनी होती है कि उसने बैंक के नियमों को पढ़कर समझ लिया है और वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा। यानी घोषणा कैसे करेगा दोस्तों, उसमें आपको लिखा होता है कि मैं घोषणा करता हूं कि मैंने जो बैंक के सभी रूल अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और मैं इनकी पूरी इनकी वो करूंगा। अब दोस्तों यानी अब चलते हैं अगले, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक क्या है, भारतीय व्यवस्था के बैंकों में महत्व का वर्णन करो। बैंक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व का वर्णन करो। तो दोस्तों बैंक की परिभाषा देखते हैं, बैंक की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों बैंक की परिभाषा, बैंक एक ऐसी संस्था है, दोस्तों जो बैंक है वो कैसी संस्था है, बैंक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का
ध्यान रखती है, यानी जो सुरक्षा का ध्यान रखती है, ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है और जिसके पास वह अपने अतिरिक्त बचा हुआ रुपया जमा कर देती है। दोस्तों क्या है बैंक? क्या है बैंक की परिभाषा ऐसी कह सकते हैं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखती है। यानी दोस्तों आपका पैसा बैंक में जमा है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। ऐसे व्यक्ति को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों बैंक क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति को ऋण देगी जिसे उन पैसों की ज़रूरत है और जिसके पास वह अपने अतिरिक्त बचा हुआ रुपया जमा कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त वे अपने क्या अपना बचा हुआ रुपया जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं भारतीय व्यवस्था में बैंक का महत्व। वो कह रहा था ना, ये कहता है इस व्यवस्था में बैंकों का महत्व का वर्णन कर। तो दोस्तों भारतीय व्यवस्था में बैंक के महत्व का वर्णन देखते हैं। दोस्तों नंबर एक, पूंजी का निर्माण। बैंक अपने ग्राहक को बचतों को जमा करके देश में पूंजी का निर्माण कराता है। बैंकों के अभाव से लोगों की बचत निष्क्रिय पड़ी रहती है। ये दोस्तों क्या कह रहा? बैंक अपने ग्राहक को बचतों को जमा करके देश में पूंजी का निर्माण कराता है। नहीं दोस्तों बैंक क्या करेगा? अपने बचतों का जमा करके देश में पूंजी का निर्माण कराता है। बैंकों के अभाव में लोगों की बचत निष्क्रिय पड़ी रहती है। दोस्तों क्या करा? पूंजी का निर्माण। अगर दोस्तों आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो आपको क्या होगी? आपको पूंजी बचेगी। तो वो कह रहा है कि बैंक अपने ग्राहक को बचतों को जमा करके देश में पूंजी का निर्माण कराता है और बैंकों के अभाव से लोगों की बचत निष्क्रिय पड़ी रहती है। अब कह रहा है साख का निर्माण, यानी बैंक साधारण ऋण, नगद साख या अधिवर्ष। बैंक साधारण ऋण देगा, नगद साख देगा या अधिवर्ष द्वारा ऋण देकर अथवा विनिमय पत्रों को बट्टे पर भुनाकर साख निर्माण कर लेता है। दोस्तों अब मैंने अभी ऊपर कराया था साख का निर्माण। तो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है बैंक साधारण ऋण, यानी साधारण का नॉर्मल ऋण देगा, नगद साख देगा, अधिवर्ष द्वारा ऋण देकर अथवा विनिमय पत्रों को बट्टे पर भुनाकर साख का निर्माण भी करता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला। वो कह रहा है कि पूंजी का सदुपयोग। बैंक अपनी जमाओं का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादक कार्यों के लिए ऋणों के रूप में भी प्रदान करता है। जो बैंक है अपनी जमाओं के एक बहुत बड़ा भाग उत्पादक कार्यों के लिए ऋणों के रूप में भी प्रदान करता है। यानी दोस्तों जो बैंक की उत्पादकता है उसका बहुत बड़ा भाग क्या देगा? वो ऋण यानी लोन के रूप में भी देता है। पूंजी का राष्ट्र के हित में, जो पूंजी है दोस्तों उसे पूंजी को राष्ट्र के हित में उपयोग करने के लिए, जो पूंजी है बैंक से पैसा है उसे राष्ट्र हित में प्रयोग करने के लिए भी बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों जो बैंक का पैसा है वो राष्ट्र हित में यूज हो उसके लिए भी बैंक क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी कॉमर्स की वीडियो। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों हाँ एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों जो इसका PDF है, इसका PDF आपको व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।